हेलो दोस्तों, आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स फ्रॉम अकाउंटेंसी क्लास 12th. दिस कॉन्सेप्ट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 1. फ्रेंड्स, आई विल गिव बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स सो दैट ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग और इजी हो जाए. और हाँ, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखते वक्त फुल कंसंट्रेशन बनाए रखें. तो मैं सीए रोहित कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सीए रोहित कौशिक पर. पिछले पार्ट में हमने किया था एक अकाउंट जिसका नाम है स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स. आज मैं आगे बढ़ूंगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट अकाउंट. आपके सामने स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स अकाउंट है जो मैंने पिछले पार्ट में भी आपको करवाया था. इसमें दोस्तों एक आइटम है टू परचेजेस. स्टॉक अकाउंट में टू परचेजेस करके एक आइटम आपको दिखेगा डेबिट साइड में, जहां पर लिखा है कैश परचेज और क्रेडिट परचेज. दोस्तों, अब मैं आपको क्रेडिट परचेज और कैश परचेज को फर्दर एक्सप्लेन करूंगा. ओके, तो अब हम देखेंगे कि जो टू परचेजेस में अमाउंट आएगा, चाहे वो कैश परचेज का हो या वो क्रेडिट परचेज का हो, वो कहां से आएगा. ओके, चलिए आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं. अब मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूं जहां पे मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. ओके दोस्तों, चलिए. तो दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. हमारे पास परचेजेस जो है वो दो तरह की हो सकती है, आपको पता है. एक हो सकती है कैश परचेज, एक हो सकती है क्रेडिट परचेज. अब दोस्तों कैश परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन कैसे होगी. कैश परचेज या तो आपको वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में मिलेगी बाय कंज्यूमेबल्स के नाम से. ओके, या वो आपको क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में कैश परचेज का अमाउंट दे देगा. ठीक है दोस्तों, ऐसे केस में आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना. जो अमाउंट आपको रिसीट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड में गिवन है और जो आपको एडजस्टमेंट में कैश परचेज के नाम से गिवन है, उसको आप स्टॉक अकाउंट में डेबिट कर देंगे कैश परचेज के नाम से. ओके दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट अब है क्रेडिट परचेज. दोस्तों क्रेडिट परचेज जनरली आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी. आपको मतलब क्रेडिट परचेज का अमाउंट आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, वो आपको निकालना पड़ेगा. दोस्तों चलो, अब आपको डेटा गिवन कैसे होगा टू कंप्यूट क्रेडिट परचेज. सबसे पहले हो सकता है कि आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बाय कंज्यूमेबल्स के नाम से क्रेडिट साइड में दे दे. सर ऐसा तो ना कैश परचेज के केस में था. दोस्तों दोनों के केस में आपको रिसीट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड में बाय कंज्यूमेबल्स दिखेगा यहां पर भी और बाय कंज्यूमेबल्स दिखेगा यहां पर भी. लेकिन डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस यहां पे दोस्तों ये होगा कि यहां पे आपको एडजस्टमेंट में क्रेडिटर्स की डिटेल देगा. अगर वो क्रेडिटर्स की डिटेल देता है तो दोस्तों जो ये कंज्यूमेबल्स अमाउंट आपको क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट में गिवन है, वो आपका पेमेंट टू क्रेडिटर्स मान लिया जाएगा. मतलब पेमेंट टू क्रेडिटर्स आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय कंज्यूमेबल्स करके देगा. और क्रेडिटर्स कितने हैं स्टार्टिंग में और एंड में, वो आपको एडजस्टमेंट में देगा, जिसके बेस पे आप क्रेडिट परचेज निकालेंगे. ओके, और दोस्तों ऐसा भी पॉसिबल है कि वो आपको डिटेल्स ऑफ क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स, वो आपको एडजस्टमेंट में ही दे दे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे ही ना. तो दोस्तों ऐसे केस में भी आपको सेम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जो आप यहां पे करेंगे.
ठीक है, अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए आपको देखनी है नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो मैंने इस स्लाइड पे आपको जो भी कुछ करवाया है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको कैश परचेज और क्रेडिट परचेज के बारे में करवाया था, और क्रेडिट परचेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्रेडिटर्स का अमाउंट और क्रेडिटर्स की डिटेल या तो आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगी, या पेमेंट टू क्रेडिटर्स आपको गिवन होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, और बैलेंसेज ऑफ क्रेडिटर गिवन होंगे एडजस्टमेंट में। अब ऐसे केस में हम क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये सिखाने के लिए मैं आपके लिए एक प्यारा सा एग्जांपल लेके आया हूं। अब इस एग्जांपल के बेस पे हम दोस्तों निकालेंगे क्या, अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज। ओके, कैश परचेज तो बिल्कुल आसान है, आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा। क्रेडिट परचेज दोस्तों आपको जो है कंप्यूट करना पड़ेगा। आइए चलो सीखते हैं क्या, हाउ टू कंप्यूट क्रेडिट परचेज। तो दोस्तों ये आपको एक एग्जांपल दिया है मैंने एक स्पोर्ट्स क्लब का, जिसमें आपको क्रेडिट परचेज निकालनी है। ओके, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड में बाय स्पोर्ट्स मटेरियल 1,05,000 दिया है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या मानेंगे, ये कैश परचेज होगी। क्या होगी, कैश परचेज। फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे एडजस्टमेंट में कहीं क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला तो नहीं है। चलो देखते हैं। हाँ जी, एडजस्टमेंट में आपको क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल दे दिया। तो दोस्तों जो आपने पहले कंसीडर किया था कैश परचेज, उसको चेंज कर दीजिए। अब इसको हम मानेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स, मतलब हमने इतना अमाउंट क्रेडिटर्स को पे कर दिया स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए। अब मन में क्वेश्चन अराइज होगा कि क्रेडिट परचेज का अमाउंट कितना होगा, सो दैट हम उसको स्टॉक अकाउंट में डेबिट कर सके। चलिए अब एक काम करते हैं, इस एग्जांपल को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों एडजस्टमेंट में आपको क्या गिवन है, क्रेडिटर्स पिछले ईयर के एंड में कितने हैं 15,000, और क्रेडिटर्स करंट ईयर के एंड में कितने हैं दोस्तों 20,000। मान लीजिए ये है आपकी 31/3/19, ओके, और ये है 31/3/20, ठीक है। अब 31/3/19 को क्रेडिटर है 15,000, ओके। चलिए, और एंड में जाके 31/3/20 को जाके दोस्तों क्रेडिटर हो गए 20,000। मतलब दोस्तों पिछले ईयर में कुछ क्रेडिटर्स थे जिनको पैसा देना बाकी था। कितने देने थे, 15,000। मतलब मेरे ऊपर इस ईयर के बिगिनिंग में 15,000 की लायबिलिटी थी क्रेडिटर के नाम से, मतलब मुझे 15,000 किसी को देने थे। लेकिन दोस्तों पता है क्या हुआ, देने तो थे 15,000, लेकिन दोस्तों मैंने 1,05,000 दे दिए हैं। 15,000 देने थे दोस्तों, कितने देने थे 15,000, लेकिन मैंने क्रेडिटर्स को ना 1,05,000 1,05,000 दे दिए। सर ऐसे कैसे कर दिया आपने, ये तो गलत किया आपने बिल्कुल। हाँ दोस्तों बस पूछो मत, मुझसे ये नादानी हो गई। देने तो थे 15,000, लेकिन दोस्तों 1,05,000 दे दिए। ठीक है चलो कोई बात नहीं दोस्तों, यहां तक तो फिर भी बात ठीक थी। लेकिन जब मैंने ईयर एंड में जाके देखा ना अपनी बुक्स को, तो वहां पे 20,000 के क्रेडिटर्स और बाकी थे। हैं देने थे 15,000, दे दिए 1,05,000, फिर भी दोस्तों 20,000 के अभी भी देने बाकी है। ऐसा क्यों हुआ होगा दोस्तों बताइए, ऐसा कारण क्या होगा कि 15,000 के क्रेडिटर थे लेकिन स्टार्टिंग में 1,05,000 की पेमेंट कर दी, फिर भी 20,000 के बाकी है। सर मैं बताऊं, हाँ मेरे दोस्त तू बता, बड़ा प्यारा दोस्त है तू मेरा, तू बताएगा, मुझे विश्वास है तेरे ऊपर। सर उसको ना इतनी सारी पेमेंट कर दी और फिर भी वो हमारे पास बैलेंस पे 20,000 के क्रेडिटर दिखते हैं। तो सर इसका कारण ये रहा होगा
कि हमने उनसे और माल खरीद लिया होगा। वेरी गुड दोस्तों, सीधी सी बात है, 15,000 के क्रेडिटर को 1,05,000 थोड़ी ना देंगे तो और माल खरीदा होगा। अच्छा, 20,000 के और आ गए, इसका मतलब 20,000 का और माल खरीद लिया होगा। तो इसका मतलब दोस्तों जो एक्स्ट्रा पेमेंट हमने टोटल में की है, एक्स्ट्रा क्रेडिटर जो हमारे पास आ गए, वो टोटल मिला के हमारे पास वो क्या क्रिएट करेंगे, क्रेडिट परचेज। चलिए अब मैं इसको थोड़े अच्छे से और समझाता हूं, लिख के आपको मैं समझाता हूं। देखो तो दोस्तों ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने थे, ओपनिंग क्रेडिटर्स थे हमारे 15,000। ओके दोस्तों, और हमने क्रेडिटर्स को 1,05,000 दे दिए। सर 15,000 देने थे, 1,05,000 दे दिए, ये तो गलत है। ओके दोस्तों, इसमें से हम माइनस कर देंगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स 1,05,000। तो इसका मतलब दोस्तों 90,000 मैंने जो है एक्स्ट्रा दे दिए। और हमारी कॉमन सेंस हमें क्या बोलती है दोस्तों, कॉमन सेंस बोलती है कि ये 90,000 जो एक्स्ट्रा दिए हैं ना क्रेडिटर्स को, उससे हमने और एक्स्ट्रा माल खरीदा होगा, उसके लिए दिए होंगे। तो मतलब ये दोस्तों हमारे पास परचेज आ गई, एक प्रकार से परचेज आ गई हमारे पास 90,000 रुपए की, ये वाली, ठीक है। अब दोस्तों इसके अलावा मैंने ईयर एंड में जाके जब बुक में देखा तो 20,000 के क्रेडिटर और आ गए। अब दोस्तों कॉमन सेंस से फिर दोबारा पूछेंगे, ये 20,000 के जो क्रेडिटर आए हैं ये फ्री फंड में थोड़ी ना आए होंगे, इनसे हमने 20,000 का माल खरीदा होगा, देयरफॉर ये हमारे क्रेडिटर बने हैं। तो इसका मतलब दोस्तों 20,000 एडिशनल क्रेडिटर, ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो दोस्तों 1,10,000 रुपए हमारी टोटल क्रेडिट परचेज आ गई। ओके दोस्तों, चलो आप एक काम करें, इसको वीडियो को पॉज करें और देन इसको नोट करें, फिर हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम प्रीवियस एग्जाम्पल में जो क्रेडिट परचेज कैलकुलेट की थी उसको हम क्रेडिटर्स अकाउंट के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। चलो ये कैलकुलेशन दोस्तों मैंने अभी आपको करवाई थी, अब हम इस कैलकुलेशन को करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट के थ्रू। तो कैलकुलेशन करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि क्रेडिटर अकाउंट बनता कैसे है। तो दोस्तों क्रेडिटर्स, अब हम सभी जानते हैं कि क्रेडिटर्स जो है वो हमारे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होता है दोस्तों, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड होता है। ये मैंने आपको लिखवा दिया, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। अब अगला क्वेश्चन, अगर क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो दोस्तों एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहां पे कैश को बोलेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो एंट्री क्या हुई, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये एंट्री मैंने कर दी। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं दोस्तों, क्रेडिटर में हम कर देंगे टू रिसीट एंड पेमेंट, और वही मैंने किया है क्रेडिटर अकाउंट में टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर हम क्रेडिट परचेज करते हैं दोस्तों तो एंट्री क्या होती है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, 11th में आपने पढ़ा होगा। ओके, यही मैंने किया है परचेजेज डेबिट टू क्रेडिटर। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करें क्रेडिटर अकाउंट में, तो क्रेडिटर में बाय परचेजेस, और वही दोस्तों मैंने किया है बाय परचेजेस। ओके, तो चलो अब हमारे एग्जाम्पल को यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर हमारे पास कितना है, 15,000। इसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर्स दोस्तों रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यहां से होगा 1,05,000 रुपए। इसके बाद दोस्तों क्रेडिट क्लोजिंग क्रेडिटर कितने थे, क्लोजिंग क्रेडिटर थे 20,000। तो दोस्तों ये हमारा क्रेडिटर अकाउंट कंप्लीट हो गया। टोटल करेंगे इसको कितना आएगा, ये आपका आ गया 1,25,000, और 1,25,000 माइनस में 15,000,
तो दोस्तों हमारा 1,10,000 रुपए क्रेडिट परचेज आ गया, जो कि हमने यहां पर भी कैलकुलेट किया था। अब ये परचेज का अमाउंट स्टॉक अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा क्रेडिट परचेज के रूप में। ओके दोस्तों, तो चलिए आई थिंक ये एग्जांपल अब आपको बेस्ट मैनर में समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। आप वीडियो को पॉज करेंगे और देन नोट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने किया है उस पे अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 ये रहा आपके सामने। ओके, चलिए, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी इन द बुक्स ऑफ एबीसी फाउंडेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओके, अब आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है फ्रेंड्स? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, जिसमें आपको बाय स्टेशनरी दे दिया 1,25,000। दोस्तों मैंने आपको बताया था, अगर आपको बाय स्टेशनरी मिल जाए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, ये एक तो कैश परचेज हो सकती है या पेमेंट टू क्रेडिटर हो सकती है। अब ये कब ये पेमेंट टू क्रेडिटर होगी? जब क्रेडिटर्स की डिटेल आपको क्रेडिट एडजस्टमेंट में गिवन होगी। अब देखिए यहां पे हमें क्रेडिटर की डिटेल दे रखी है। यस, हमें क्रेडिटर दे रखे हैं ओपनिंग में भी क्लोजिंग में भी। इसका मतलब दोस्तों ये अमाउंट आपका कैश परचेज का नहीं है, ये किस चीज का है? पेमेंट टू क्रेडिटर। अब आपको करना क्या है? अब आपको पेमेंट टू क्रेडिटर गिवन है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। आप क्रेडिटर अकाउंट बनाइए और वहां से क्रेडिट परचेज निकालिए, और फिर वो क्रेडिट परचेज आपकी स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, जहां से आप क्या निकालेंगे? कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट होती है। ओके दोस्तों, इसके अलावा आपको स्टॉक का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है स्टेशनरी का। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? आपको बताना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना स्टेशनरी का अमाउंट डेबिट होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा क्रेडिटर और स्टॉक को, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके दोस्तों, चलिए अब हम सबसे पहले दोस्तों निकालेंगे क्रेडिट परचेज थ्रू क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, चलिए, तो ओपनिंग बैलेंस, सॉरी दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक है, ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? क्रेडिटर अकाउंट से क्रेडिट परचेज। तो बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर आपका 11,000 है, और क्लोजिंग बैलेंस दोस्तों कितना है? 15,000। और बोलता है कि स्टेशनरी हमने पेमेंट की स्टेशनरी की क्रेडिटर को 1,25,000। तो रिसीट एंड पेमेंट में बाय क्रेडिटर, तो क्रेडिटर में क्या आ जाएगा? टू रिसीट एंड पेमेंट कितना? 1,25,000। तो दोस्तों टोटल करेंगे इसको, 1,25,000 प्लस 15,000, 1,40,000, जिसमें से हम माइनस कर देंगे 11,000 दोस्तों, तो 1,29,000 रुपए आपकी परचेजेज आ गई, क्रेडिट परचेज आ गई। अब ये परचेज का अमाउंट आपको स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। स्टॉक अकाउंट में 1,29,000 आ गया। अब आप क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है दोस्तों? 14,000। और दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 17,000। इनको ऐड किया तो 1,43,000, और 1,43,000 में से 17,000 माइनस करेंगे तो दोस्तों 1,26,000 आपकी कंजम्पशन आ गई। इतना 1,26,000 का दोस्तों हमने कंज्यूम किया है। अब इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट कर दीजिए, एक्सपेंडिचर साइड 1,26,000। ठीक है, चलिए अब बैलेंस शीट में आपको क्रेडिटर दिखाने हैं और स्टॉक दिखाना है। तो ओपनिंग क्रेडिटर दोस्तों 11,000 रुपए है, और ओपनिंग स्टॉक 14,000 है। इन द सिमिलर मैनर ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर कितने हैं? 15,000, और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 17,000। ओके दोस्तों, आई होप ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आप क्या करेंगे? इसको नोट करेंगे। ठीक है,
चलिए